सो चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे सोशल इनइक्वलिटी पर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, लोअर कास्ट हैं, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, उनको उतना फ्रीडम, उतना राइट्स नहीं देती है। ठीक है, तो फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कई कदम उठाए, काफ़ी सारे एक्ट बनाए, रिजर्वेशन, सब्सिडीज एजुकेशन में, जॉब्स में। फिर अनटचेबिलिटी पर कानून बनाया कि उनको पूरा फ्रीडम है, कोई भी टेंपल जा सकते हैं, कोई भी वेलफेयर या फेस्टिवल अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे जो सोसाइटी में जो चीज़ें हैं उसको तो दूर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो तो एक एजुकेशन और डे बाय डे, ईयर टू ईयर धीरे धीरे लोगों को फीलिंग आने लगेगी कि हमें इक्वल राइट देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो लीडर्स थे, अंबेडकर, गांधी जी, ज्योतिबा फुले, पेरियार, तो काफ़ी उन्होंने मूवमेंट चलाए लोअर कास्ट के फेवर में। काफ़ी चीज़ों का बदलाव उन्होंने करवाया। ठीक है, गवर्नमेंट को प्रेशर दे के, गवर्नमेंट के सामने डिमांड रख कर। तो ये थोड़ा चेंजेस ज़रूर हुआ है। कॉलोनियल टाइम पे भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं हुआ है, चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो अदर बैकवर्ड क्लासेस, अब जैसे शेड्यूल कास्ट है, ट्राइबल है, इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लासेस भी एक लोअर कास्ट में ही आता है। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसी हैव बीन प्लेस इन सेपरेट कैटेगरी, इसकी कैटेगरी अलग बनाया गया है, एंड नॉट इन कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बिकॉज देयर कंडीशन वर नॉट एज बैड एज टू बी कंसिडर अनटचेबल। तो ओबीसी कंपेरेटिवली शेड्यूल और ट्राइबल कास्ट के कंपेयर में थोड़ा सा ऊपर है, उतना अनटचेबिलिटी नहीं है। तो ओबीसी को इसीलिए अलग एक मतलब जनरल कैटेगरी तो नहीं है ये, दिस इज़ नॉट जनरल कैटेगरी। जनरल मतलब मेन कैटेगरी आ जाता है, लेकिन जनरल से थोड़ा बिलो और शेड्यूल कास्ट से थोड़ा सा या दलित से थोड़ा ऊपर इसको रखा जाता है। तो कंपेरेटिवली शेड्यूल कास्ट को ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया गया है, ज़्यादा सब्सिडीज़ कह लो या फिर रिजर्वेशन कह लो, फीस में कंसेशन कह लो, उनको ज़्यादा दिया गया है। ओबीसी को नहीं दिया गया उतना, क्योंकि ओबीसी सोसाइटी में उतने बैकवर्ड नहीं थे। ठीक है, सो दे वर सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं इतने, बट उतने नहीं है। दिस वर द सर्विस प्रोवाइडर लाइक द क्राफ्ट, जैसे क्राफ्टमैन हुए, आर्टिस्ट हुए, ऐसे लोग हैं ना, एक जो सोसाइटी के स्ट्रेटिफिकेशन में आते हैं, जो कि शेड्यूल कास्ट, लोअर कास्ट से थोड़ा सा ऊपर हम कह सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं। ठीक है, so the Indian Constitution also acknowledged that there are many other group beside the scheduled caste, शेड्यूल कास्ट के अलावा भी थोड़ा सा जो ऊपर वाले हैं उनको ओबीसी में रखा गया। तो उनके लिए कुछ अलग से सिस्टम बनाया गया रिजर्वेशन का और बाकी जो उनके सपोर्ट में। जैसे कि मुस्लिम में ऊपर, मतलब एक मुस्लिम में अगर सैयद को छोड़ देंगे तो जितने भी आते हैं वो ओबीसी कास्ट में आते हैं। तो मुस्लिम से में काफ़ी लोग ओबीसी लिखते हैं, जनरल नहीं लिखते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में भी कई कमीशन बने, ठीक है, जहाँ पर इस मैटर को लाया गया, और जनता पार्टी के टाइम भी कुछ अमेंडमेंट हुए। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये लेंदी डिबेट followed by the recommendation made by the Mandal Commission, and the VP Singh government decided to implement the recommendation of Mandal Commission on 13 August 1990. An official notification was issued to reserve 27% seats of OBC in civil service. 27% देखो दिया गया। This was more of a political move rather than made for the welfare of the OBC. तो भाई बताइए, पॉलिटिकल ज़्यादा उसका मोटो था वो वोट पाने का, उतना वेलफेयर का नहीं था। बट फ़ायदा तो हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज वर मेकिंग देयर वोट बैंक बाय इंक्लूडिंग मोर एंड मोर कास्ट फॉर रिजर्वेशन, कि भाई हम रिजर्वेशन देंगे पर्टिकुलर कास्ट को तो वो कास्ट हमें वोट देगी ना। सो देयर लार्ज डिस्पैरिटीज़ विद इन दिस अदर बैकवर्ड क्लासेस, द सो कॉल्ड क्रीमी लेयर हैव बिकम रिच एंड पावरफुल टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ द मतलब यही बताया गया कि एक ऐसे प्रोग्राम बनाए गए जिसमें गवर्नमेंट को ही फ़ायदा हो।
ठीक है। बहुत सारे सीड्स, अब देखो जैसे कि यादव हुए, कुर्मीस हुए ईस्ट में, आर पटीदार एंड कुनबीस ऑफ अनदर हैंड, दे आर द लैंडलेस फार्मर और पीजेंट, दे डू नॉट गेट डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ वेलफेयर स्कीम। अब ये ओबीसी तो नहीं है यादव एंड ऑल, अब इनको, लेकिन अब ये लैंडलेस हैं, इनको ज़मीन नहीं खुद की, तो ऐसे में इनको कैसे ये किया जाए, सपोर्ट किया जाए। तो इन लोग अपोजिशन करते हैं रिज़र्वेशन का। तो ये सारी चीज़ें हैं, कास्ट पे काफ़ी बवाल रहता है हमेशा, ठीक है ना। फिर देखो ट्राइबल लाइफ इन इंडिया बताया गया है कि किस तरह खेतों में काम करते हैं, या फिर चाय के बागान अगर आप जाओगे मिज़ोरम वो साइड में, सिक्किम साइड में, तो वहाँ पर चाय के बागान जो कैसे तोड़ते हैं पत्तियाँ, और इस तरह औरतें काम करती हैं। तो ट्राइबल है ये, ट्राइबल का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस सोसाइटी में जिस जिस एडवांस सोसाइटी में हम लोग रह रहे होते हैं, वो उतने एडवांस सोसाइटी में नहीं होते हैं। उनके लैंग्वेज भी अलग ही होती है, और उतना हिंदी भी उनको समझ में आती नहीं ना, इसलिए ज़्यादा जुड़ भी नहीं पाते हैं, ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये है कि जब से स्मार्ट मोबाइल का ज़माना आया है तो काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं पिछले 10 सालों में, 12 सालों में काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा अलग थलग रहते थे, लेकिन मोबाइल अब सबके हाथों में आ गया है, तो काफ़ी लोग चीज़ें समझने लगे हैं, लैंग्वेज और कल्चर को समझने लगे हैं। तो इनके इकोनॉमिक बारे में बताया गया कि इनकी इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा ये वीक हैं, ठीक है ना। और अलग अलग जगह ट्राइब्स हैं, खासकर जो ईस्ट इंडिया में काफ़ी ट्राइब्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे खासी है, और भी अलग अलग ट्राइब्स हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, या कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जंगलों में रहते हैं, जैसे आदिवासी जंगलों में रहते हैं। तो इंडियन ट्राइबल दैट इज़ आदिवासी आर मोस्टली पीस लविंग पीपल, दे लिव इन नेचुरल इन्वायरमेंट फार अवे फ्रॉम बस्टिंग सिटीज़, ठीक है। शहरों में इतना नहीं रहते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ उन नहीं गुजारते, वो अपना अलग लाइफ गुजारते हैं, अपना अलग छोटा मोटा काम करते हैं, और मोस्टली जंगल या पहाड़ों में रहते हैं ये लोग, ठीक है। तो इनके लिए अलग स्कीम्स बनाई गई। तो ये थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन टाइप है, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। तो ये आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है, लाइन वाइज समझाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मेन जो यही है कि मेजर इशू क्या है, आदिवासी की प्रॉब्लम क्या है। आदिवासी क्योंकि अलग रहते हैं, ठीक है, तो उनके जॉब्स नहीं है उनके पास, ठीक है। तो बिफोर ब्रिटिश रूल द फॉरेस्ट वर मेनली यूज बाय द लोकल पीपल अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम एंड ट्रेडिशन। इन 1853 लॉर्ड डलहौजी made the forest policy which gave the government right over timber and declare entry into the forest, grazing cattle other work as an offense, ठीक है। तो वहाँ पे जो पेड़ों को काटना और ग्रेजिंग के लिए एक उसको क्राइम माना गया, क्योंकि आदिवासियों को रहने की जगह छीनी जा रही थी, अगर जंगल हटा देंगे तो, है ना, ये सारी चीज़ें थी। तो बहुत जगह फॉरेस्ट को रिज़र्व किया गया कि आप इस तरह पेड़ नहीं काट सकते हो। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई versus displacement of Adivasis in 1947. It was hoped that the government will allow the tribal to re-enter the forest, stay in their natural habitat and graze their cattle there, but this did not happen. The forest policy that was made in 1952 did not give any legal right on the forest. मैं बारह मार्किंग करता हूँ जिससे कि आप अपना नज़र जमा सको मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। To the Adivasis also did not give them to right on the produce of the jungle. The increasing control of government on forest and deforestation of developmental purpose, the terrible effect of tribal, their traditional economy was shattered. तो ये हुआ कि जो पॉलिसी लाई गई तो वो उतना बेनिफिट नहीं हुआ आदिवासियों को। उनको वहाँ वो जो जंगल में रहते थे जो डिस्प्लेस कर दिया गया, तो उनको वापस वो जगह नहीं मिली। तो ये मेन ये सब प्रॉब्लम्स हैं। फॉरेस्ट पॉलिसी में जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो उसको हेल्प ही नहीं किया। फिर देखो इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन से और दिक्कत हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी गवर्नमेंट को करना है, बड़े बड़े फैक्ट्री भी डालना है, जंगल को काट कर, जंगल से लकड़ी भी चाहिए। तो यहाँ पर भी काफ़ी डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब आदिवासियों को इधर से उधर छोड़ के जाना पड़ा। तो अभी देखो जैसे नर्मदा रिवर का बहुत बड़ा एक मैटर चल रहा है। नर्मदा रिवर में जंगल आसपास काट के उनको बड़ा डैम बनाना है। तो वहाँ के आदिवासी जो ट्राइब है गुजरात साइड में, तो वो एक ना ऐसा कुछ है, लीडर है एक, वो उस मूवमेंट को लीड कर रही हैं, ठीक है,
कि वहाँ पे डैम नहीं बनने देना है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे ये सब चलता रहता है कि कहीं पर जंगल काटना है तो एक मूवमेंट चलाते हैं कि भाई इनको घर कहाँ है, इनका यहीं पर। अब बोला जाता है घर दे दिया जाएगा दूसरा, लेकिन उनको वहीं अपने कल्चर में रहना, उनका कल्चर हार्म हो रहा है। कहीं और तो घर दे सकती है गवर्नमेंट, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका कल्चर जो हार्म हो रहा है, उनको अपने नेचुरल प्लेस में रहना है, उनके अपने घर हैं वहाँ पर। लेकिन अब बैलेंस भी रखना है कि अब मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब विज़न ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस इन आदिवासीज। अब देखो जैसे कि लाइक द दलित, द आदिवासीज ऑल्सो है स्ट्रॉन्ग विल टू फाइट फॉर देयर राइट्स। जैसे दलित लोगों ने अपनी पार्टी खड़ी की, जैसे बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर की आज़ाद पार्टी, ये सब दलितों को रिप्रेजेंट करती है, उनके राइट्स के लिए आंदोलन करती है। तो इसी तरह आदिवासी भी अपना धीरे धीरे एक बना रहे हैं ग्रुप, और दे हैव माइग्रेटेड टू नेबरिंग एरियाज आफ्टर बीइंग डिस्प्लेस। इनिशियली दे वर वेलकम बट ग्रेजुअली द क्लीवर पीपल स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द सिंपल एंड इनोसेंट आदिवासीज। तो पहले क्या हुआ कि जहाँ से डिस्प्लेस हो गए, जंगल काट देगा, अगल बगल जाके रहने लगे। पहले तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको ये किया, वेलकम किया और सपोर्ट करेंगे, धीरे धीरे अपने फ़ायदे के लिए किया उन्होंने। सो दे चीटेड them and made them debtor। the आदिवासी not familiar with the ways of the civilized world। जो हमारा सिविलाइज जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो उतने यूज टू नहीं है, तो इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। सस्ते में काम कराया जाता है, उनको आधे पैसे दिए जाते हैं, नहीं पूरे पैसे दिए जाते हैं। तो ये इस तरीके से उनको लेबर बना के रखा जाता है, कम से कम पैसों में काम कराया जाता है उनसे। तो यही हुआ कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो यही सारे इश्यूज़ हैं आदिवासी के मेन, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल एरिया अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स के उन पर नज़र पड़ रही है पॉलिटिकल पार्टी की। तो पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए खड़ी हो रही है वोट बैंक के लिए। भाई वोट बैंक तो है ही है ना, वोट बैंक के लिए के बिना थोड़ी ना कोई किसी के लिए आवाज़ उठाएगा। तो यही दिया कि पब्लिक वेलफेयर स्कीम स्टार्ट की गई हैं आदिवासी एरियाज में, लेकिन उन स्कीम में क्या क्या है देखो। डिज़ायर्ड सक्सेस हैज़ नॉट बीन उतना अचीवमेंट नहीं मिला जितना अचीवमेंट स्कीम से मिलना चाहिए। दे आर इनसफिशिएंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन TPR एरियाज़। ये देखो, दे आर लेस स्कूल इन प्रोपोर्शन टू दी पॉपुलेशन। उतने स्कूल नहीं हैं उनके लिए। और जो भी पॉलिसीज़ बनी हैं वेलफेयर स्कीम, लेकिन वो वेलफेयर स्कीम उतना ज़्यादा गोल को अचीव नहीं कर पा रहे जितना अचीव होना चाहिए, इतनी इनकी प्रॉब्लम्स हैं। तो उतने स्कूल, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, उतने अच्छे रहने की फैसिलिटीज़ उनको नहीं दी गई है, जॉब और वेजेस उनको अच्छी सैलरी नहीं दी जाती है, ठीक है। पेरेंट्स ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रेन आर अनवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ट्रांसपोर्ट उनके एरिया में जहाँ वो रहते हैं ना ही अच्छा ट्रांसपोर्ट है, ना ही अच्छा कम्युनिकेशन है। तो बहुत सारे NGOs हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में घुसकर चले जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं पॉलिटिक्स में, और उतना फिर डायरेक्ट तौर पे उनका फ़ायदा नहीं होता है। बीच में कॉन्ट्रैक्टर, ब्रोकर होते हैं, इंटरमीडिएरीज होते हैं, वो अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं। अगर जैसे कि कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर खुद ज़्यादा खुद ही पैसा रख लेगा, लेबर को कम पैसा देगा। तो ये सब एजेंट होते हैं, वो बीच में कोई भी पॉलिसीज़ हैं जो एजेंट के थ्रू पॉलिसीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए आदिवासी को, वो बीच में एजेंट उठा लेते हैं कमीशन लेकर अपना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है आदिवासीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहीं पे लिखी हुई हैं कि जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। ये देखो द ट्राइबल देमसेल्व्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजीज एडवांस। अब ट्राइबल की भी अपनी तरफ से ये एक दिक्कत है कि वो ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में नहीं रहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। उनको अपना नेचुरल में ही रहना, नेचर में ही रहना पसंद है। तो इस तरीके से यही डिस्कशन यहाँ पर किया गया है कि स्कीम तो आई है, वेलफेयर पॉलिसीज़ तो आई, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। फिर उसके बाद है वुमेन एंड डिफरेंशियली एबल्ड, ठीक है ना। मतलब वुमेन का क्या स्ट्रगल रहा है सोसाइटी में। अब तो काफ़ी चेंज हो गया, पहले जो वुमेन थी वो घर पे ही काम करती थी, है ना, घर पे अपना जो भी है कुछ
सिलने का, बनाने का। लेकिन अब क्या हो गया, धीरे 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 वुमेन के बहुत सारे राइट्स आए हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन आए हैं, एजुकेशन में भी, जॉब में भी, पॉलिटिक्स में भी। तो धीरे धीरे उनको भी सामने लाया जा रहा है, वो भी आगे आ रहे हैं और मिल के काम कर रहे हैं हर फील्ड में। ठीक है। चाइल्ड मैरिज को रोका गया, चाइल्ड मैरिज के लिए कानून बने। ठीक है, कि चाइल्ड मैरिज में बच्चे ठीक से डेवलप भी नहीं हो पाते थे और उनकी शादी कर दी जाती थी, और ये सारी चीज़ें थी। बहुत सारी चीज़ें रोकी गई, जैसे सती सिस्टम, पॉलीगैमी को रोका गया। ठीक है। फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब अगर कोई लड़की पैदा होती तो उसको मार देते थे पहले, तो ये चीज़ को बैन लगाया गया। ये सारे कानून बने लड़कियों के लिए, वुमेन के लिए। ठीक है। तो पहले जो औरतों को चार दीवारी में रखा जाता था, वहीं पे काम कराना, चाहे घर का हो चाहे बाहर का काम हो, तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। और उनको भी अब बाहर समाज में निकलती हैं और मिलकर काम करती हैं। तो इस तरीके से चेंजेस जो औरतों को, वुमेन में जो भी चेंजेस आया, जिससे कि इकोनॉमिकली भी डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि घर में एक हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करने लगे तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुआ। एक जैसे कि बाहर की कंट्री में अमेरिका इतना आगे क्यों है, यूरोप इतना आगे, क्योंकि दोनों मिलकर वहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर भी, इंडिया में भी काफ़ी सारे चेंजेस धीरे धीरे ये एक लॉन्ग टाइम चेंजेस होते हैं। जब कानून बने 50 साल पहले, 70 ईयर्स बिफोर, अब जाके देखो उसका बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है। सती सिस्टम आपको मालूम है, फीमेल और पॉलीगमी मतलब पहले हिंदुओं में भी मल्टीपल मैरिज मतलब कई शादी कर सकते थे, अब हिंदू में उस चीज़ की रोक को लगा दी गई है। आप नहीं कर सकते हो एक से ज़्यादा मैरिज। तो ये सारी चीज़ें औरतों के लिए बनाई गई, जिससे कि औरतों की एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो वही बताया गया है कि वेदर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव बायोलॉजिकल है कि सोशल है। तो बायोलॉजिकल कैसे है? बायोलॉजिकल थोड़ी ना, एक औरत है एक आदमी है, ये सोशल है। सोसाइटी ने औरतों को एक वो बना के रखा हुआ है ना भाई। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल, क्या वो अच्छे नहीं दिखती हैं क्या लेडीज़, वुमेन? वो तो बहुत खूबसूरत होती है ना। अगर वैसे बायोलॉजिकल बात करें तो दे आर ब्यूटीफुल, और उनका जो हार्ट होता है सॉफ्ट होता है। ठीक है ना। तो काफ़ी क्वालिटीज़ होती हैं जो मेन में नहीं होती हैं, वो वुमेन में होती हैं वो क्वालिटीज़। तो लेकिन इनको इतना दबा के रखा जाता था कि यही बायोलॉजिकल की वजह से नहीं। तो बायोलॉजिकल तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो सुपीरियर है ना। हर उसमें अगर आप देखोगे रिलीजियस में औरतों के एक अलग से एक ये दिया गया, एक जगह दी गई है लेडीज़ को, वुमेन को। लेकिन सोसाइटी ने इसको एक अलग तरीके से लिया और गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया, उन रिलीजियस बातों का या जो भी उसमें लिखा हुआ है रूल्स एंड रेगुलेशन, तो गलत तरीके से यूज़ करके उनको, औरतों को दबाया गया। अभी भी होता है लेकिन बहुत कम है, गाँव में है, शहरों में तो ऐसा नहीं है। लेकिन तो अब अच्छा बुरा तो इंसान हर जगह होता है। अब ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि वुमेन को हमने ज़्यादा पावर दे दिया गवर्नमेंट ने तो वो गलत भी चीज़ करने लगी हैं। तो यह हाँ, सही गलत तो हर जगह है, फिर चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो, तो इस पर नहीं बोला जा सकता। तो वुमेन के लिए सोशल रिफॉर्म, वुमेन वर्सेस वुमेन रिफॉर्म्स, तो स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन इन्होंने किया था, रामकृष्ण मिशन। तो स्वामी विवेकानंद स्ट्रांगली कंडेम सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ द कास्ट। अकॉर्डिंग टू हिम गॉड इज़ वन एंड द पर्सन इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ ऑल कास्ट बी इट द इलाइट ब्राह्मण। और तो उन्होंने ना सोशल कास्ट के लिए काफ़ी काम किया स्वामी विवेकानंद ने, कि गॉड तो हर धर्म में है, हर कास्ट में है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि देखो यहाँ बताया कि स्वामी विवेकानंद इस्टेब्लिश रामकृष्ण मिशन टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी, वर्ल्ड ब्रदरहुड, इक्वालिटी ऑफ रिलीजन, सर्विसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये सारे इन्होंने काम किए हैं। तो ये पैराग्राफ पढ़ लेना, इनके जो वर्क हैं स्वामी विवेकानंद के। ठीक है। फिर राजा राम मोहन राय के ब्रह्मो समाज,
उन पे वर्क किए इन्होंने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी पर काम किया, इक्वालिटी पर, सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है इन सब में यही सब काम किया, जो भेदभाव है सोसाइटी में इस पर इन्होंने काम किया, अलग अलग मूवमेंट चलाए। तो ये देखो सैयद अहमद ख़ान, अहमदिया समाज, तो अहमदिया समाज को रिप्रेजेंट किया कि उनको सारे राइट देना और इक्वालिटी पर। सर सैयद अहमद ख़ान का बहुत बड़ा नाम है मुस्लिम समाज में, ठीक है। फिर वुमेन लीडर्स का भी बहुत रिफॉर्म में बहुत काम है, इसी के डॉक्टर एनी बेसेंट, मिसिस कौसिन, इन्होंने औरतों के लिए नेशनल काउंसिल स्टार्ट किया वुमेन को, वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए। चाइल्ड मैरिज रोका, विडो मैरिज, पॉलीगैमी, ये सारी डाउरी सिस्टम था, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने दूर करने के लिए काफ़ी मूवमेंट किए हैं, ठीक है ना। ताराबाई शिंदे, सोशल वर्कर, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने और तो मतलब वुमेन लीडर भी रही हैं बड़ी बड़ी, जो वुमेन्स के राइट्स के लिए उन्होंने मूवमेंट चलाए और कानून भी बने फिर बाद में, ठीक है। तो 20th सेंचुरी में देखो फेमिनिस्ट वुमेन इन इंडिया बड़े बड़े मूवमेंट हुए, जैसे मैरिज एक्ट हुए, चाइल्ड मैरिज एक्ट हुए। तो ये सारी चीज़ें वुमेन के राइट से रिलेटेड, वुमेन की इक्वलिटी के से रिलेटेड नए नए ना अमेंडमेंट, नए नए कानून बनते चले गए और वुमेन को एम्पावरमेंट मिलता चला गया, ठीक है। यहाँ पे वही मेल फीमेल रेशो दिया हुआ है कि धीरे धीरे मेल फीमेल रेशो बढ़ता गया। पहले चाइल्ड इन्फान अगर कोई फीमेल थी तो उसको मार दिया जाता था, अब लेकिन वैसा नहीं है, तो अब तो काफ़ी बड़ा पनिशमेंट है उस पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ी हुई है, इससे रिलेटेड टॉपिक पहले भी सोशल स्टडीज़ में, सोशियोलॉजी में, तो ये सब डेटा है, पढ़ लेना। फिर आगे चलकर डिफरेंटली एबल्ड मतलब जो स्पेशल चाइल्ड है या हैंडीकैप पीपल। अब हैंडीकैप वर्ड यूज़ नहीं करते हम लोग, अच्छा नहीं लगता हैंडीकैप बोलना। जो बचपन से पैदाइशी अगर दिक्कत है उनको, तो उनके लिए भी काफ़ी काम हुए हैं। उनके जॉब से रिलेटेड उनको गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है, गवर्नमेंट को से पैसे मिलते हैं, जॉब में अलग रिज़र्वेशन होता है, ट्रैवलिंग में भी अलग से रिज़र्वेशन होता है, फ्री ट्रैवलिंग होती है उनको कम से कम पैसों में। साथ में एक पर्सन भी जा सकता है उनके, अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड है तो, जो हैंडीकैप है मतलब। तो यहाँ पे देखो सब है ना, तो बहुत सारे काम गवर्नमेंट की तरफ से उनको, ये साइकिल इनकी ये सब फ्री में मिलती है एनजीओ की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए भी अलग अलग कानून बने हुए हैं, तो उनको भी जॉब में, एजुकेशन में काफ़ी सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और मिलना भी चाहिए भाई। ये तो स्पेशल पीपल हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो इनको डिसेबल नहीं बनाना है, इनको स्पेशल एबल बनाना है। तो काफ़ी सारे प्रोग्राम यहाँ पे लिए हुए हैं इनके लिए, जो प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं। ओल्ड एज पेंशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोग को शायद मालूम नहीं है कि 65+ वालों को गवर्नमेंट 2,000-1,500 रुपये महीने घर आता है, ठीक है। उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं ओल्ड एज के लिए भी। मतलब एक तो था मैंने डिफरेंटली एबल बताया, हैंडीकैप, या ओल्ड एज है 65 से सीनियर सिटीज़न के लिए। तो रेलवेज़ में या उसमें भी उनको टिकट पे कंसेशन मिलती है। तो इस तरह अलग अलग फैसिलिटीज़ और ये दी गई हैं, ठीक है। तो जिस चैप्टर में थोड़ा तो मैं खुद ही पढ़ के मैंने ओवरव्यू बता दिया है, बाकी तो एक स्टोरी टाइप पढ़नी है, तो ऐसा कुछ है नहीं उतना टेक्निकल कि उतना ज़्यादा खोल के समझाया जाए। ये एक कॉमन बातें हैं जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, जो हम देखते हैं हमारे आसपास, ठीक है। तो इस चैप्टर में कोई भी डाउट रहेगा तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। तो मैं अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक या पैराग्राफ में डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा।